पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। मैं सुमित, जो कि पीएमसी हरियाणवी चैनल का संचालक हूं। आज का सेशन राष्ट्रीय महिला जाट मंच द्वारा पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी के सहयोग से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के हमारे सेशन का विषय एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट एंड इंटरनल एनलाइटनमेंट को विस्तार से बताएंगे हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर संगीता नेहरा जी, जो कि आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा के डायरेक्टर हैं। और उनसे पहले मैं इनवाइट करता हूं रमा राठी जी को, जो कि राष्ट्रीय महिला जाट मंच की संस्थापक है। राठी जी गुड़गांव की जानी मानी हस्ती है। वह 2011 से 2017 के बीच पूर्व पार्षद और एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक लेखिका भी है। तो स्वागत है आपका रमा राठी जी। कृपया आप आज के सेशन के लिए अपने कुछ विचार हमारे सामने रखिए। सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज डॉक्टर संगीता जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संगीता नेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। आज आप हैं, हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है। काफ़ी दिनों से हम आपकी वेट कर रहे थे कि कब आपके साथ हमारा सेशन होगा। डॉक्टर संगीता जी के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ मैं पहले। डॉक्टर संगीता नेहरा जी हरियाणा गवर्नमेंट आयुष में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और आपको हर्ब्स, योगा, पिरामिड मेडिटेशन में महारत हासिल है। डॉक्टर संगीता जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान भी देती हैं। इनकी स्पीचेस बहुत इम्प्रेसिव हैं, मैंने भी सुनी है एक आध। इतना ही नहीं, डॉक्टर संगीता नेहरा जी राइटर भी हैं। इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। उनमें से कुछ बुक्स हैं जैसे आहार है अशुद्ध, एक बुक का नाम है त्वचा, एक बुक का नाम है एक स्वतंत्र विचार, और एक बुक का नाम है औरत। और भी कई बुक्स इन्होंने लिखी हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में एक समय आने के बाद सब कुछ देखते हैं कि सब कुछ पा लिया है, और कुछ लोग यहीं पर पूर्ण विराम लगा लेते हैं। किंतु कुछ लोग हैं कि उन हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है मैम, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी संगीता जी। उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैं कुछ उसी बारे में बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग एक टाइम आने पर जब सब कुछ पा लेते हैं, सब कुछ, उनकी जॉब भी हो जाती है, सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, गृहस्थ भी पूरा हो जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि चलो हो गया है काम पूरा। लेकिन कई लोगों की तो देखा जाए तो यहीं से एक नई यात्रा आरंभ होती है, जैसी कि आपकी हुई। और उस दिन हमारी जब बात हुई थी तो फिर उस समय तब मुझे ये पता चला था कि आपकी यहाँ से एक आपने नई शुरुआत की है। तो संगीता जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपने तो अपनी ये नई यात्रा शुरू कर दी है, और अब हम भी आपकी इस यात्रा में सहयात्री बनने का हमें भी ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि हम सभी इस यात्रा में आपके साथ आनंदित होंगे, और हमारी भी ये यात्रा यहाँ से नई शुरुआत हो आपके साथ, और हम भी अब नई यात्रा आपके साथ यहाँ से आरंभ करें। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काफी टाइम मैंने ले लिया। अब मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे सेशन शुरू करने के लिए। तो अब आप सेशन शुरू करें, और बस मैं और मेरी सारी बहनें बस इंतजार कर रहे हैं आपका। यस मैम। सभी को मेरा नमन। और रमा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इस ग्रुप में मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने जीवन के अनुभवों को शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना, जो हमारा जीवन है, सभी का जीवन, और स्पेसिफिकली महिलाओं का जीवन, वो जीवन हमारा ना, सभी का, जो अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है। डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता है? क्योंकि हमारा अपने ऊपर फोकस ना होके हम दूसरों के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। दूसरों के ऊपर फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि एक वुमेन का एक करेक्टर होता है कि वो केयरिंग बहुत होती हैं, वो प्यार करने वाली बहुत होती हैं, वो सपोर्टिव बहुत होती हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब इसी पक्ष को हम दूसरे तरीके से अगर समझें,
तो जो हमारी जर्नी है, जो हमारे जीवन की यात्रा है, वो हमारे जीवन की जो स्वयं की यात्रा है, जो अंदर की यात्रा है, वो हमारी यात्रा शुरू भी नहीं हो पाती, उससे पहले हम दूसरों की तरफ फोकस हो जाते हैं अपने जीवन में। अब उसके उदाहरण के तौर पे, बहुत साधारण थे उदाहरण के तौर पर, अगर बचपन से जब हम छोटे हैं और उससे बड़े हो रहे हैं, उससे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई करी है, तो हमारा पेरेंट्स का एक पूरा एरिया होता है जहाँ पे हम पेरेंट्स, पूरी फैमिली, हमारी सब लोग परिवार के सदस्य साथ रहते हैं। लेकिन एक अंदर से हमारी एक शिक्षा जो है, भौतिक शिक्षा इसको हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी में, कि एक भौतिक शिक्षा हमें मिलने लगती है कि जब लड़की बड़ी होगी, तो जब लड़की बड़ी होती है तो उस लड़की बड़ी होगी तो हमारे दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है कि जब आप बड़े हो जाओगे, आप पढ़ाई करोगे और पढ़ाई करने के बाद फिर आपकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद बच्चे हो जाएंगे, आप एक अच्छा घर बसाना, और घर बसाने के बाद फिर आपकी जो ये पूरी दुनिया है, ये दूसरे तरीके से हम उसको जीने लगते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, ये सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, हजारों सालों से चलता आ रहा है। चाहे हम सतयुग की बात करें और फिर त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, कलयुग की बात करें, इन सब में ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन उसमें जो कंटेम्परेरी पीरियड होता है उसमें बहुत फर्क है। अब एक बात ऐसी होती है कि जैसे हम शादी हो गई, बच्चे हो गए, और उसके बाद फिर एक हमारा एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर हम कोई भी मुसीबत आ जाती है या किसी से चिढ़ने लगते हैं या कुछ इरिटेट होने लगते हैं, तो हम सोचते हैं बस या तो हम मर जाएं, या हम ये घर छोड़ के चले जाएं, या हमारे बच्चे हमारे से दूर हो जाएं। इस तरह के जो कॉमन थॉट्स, एक कॉमन थॉट्स कॉमन पीपल में जो आते हैं, वो जो थॉट्स हैं वो मेरे को बहुत परेशान करते थे। और वो मेरे को इतने परेशान करती थी कि अगर हम कोई धार्मिक किताबें पढ़ते हैं या हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो फिर ये हमारे में बदलाव आता क्यों नहीं? इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जगह जगह हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये हमारे में बदलाव आया क्यों नहीं? ये सवाल कहीं 8वीं क्लास से 9वीं क्लास, 10वीं 11वीं डॉक्टरी करी, पढ़ाई करी, और ये सवाल ही रह गया जब तक कि मैं अपने आंख बंद करके अपने अंदर नहीं गई। ये सवाल कैसे रह गया कि अगर किसी से पूछो तो सारे कहेंगे कि भाई तेरा तो घर वाला बहुत बढ़िया अफसर है, वो कहेंगे कि अच्छा भाई तेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छी है, तेरी तो जॉब बहुत अच्छी है, तेरे को तो गाड़ी मिली हुई है, तेरे को तो सरकारी घर मिला हुआ है, भाई तेरे को कमी किस चीज की है, फिर भी तेरे को नखरे आ रहे हैं क्यों? हमेशा हम जनरली बोल देते हैं, कॉमन भाषा है ये, हर घर में ये एक कॉमन भाषा है। लेकिन मेरे को ये इरिटेशन इसलिए होती है कि यार जब हम बोलते हैं भाई शादी होके लड़की जब जाती है तो सुखी रहती है, जो जी में आए वो ही करे, क्या हम वो करते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इतने सारी बाउंडेशन है, इतनी सारी लिमिटेशन है, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक नया परिवार है, उस नए परिवार में हमें रहना होता है, उस परिवार के साथ हमें निभाना है, नहीं निभाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सारे जो सवाल हैं वो कचोटते जा रहे थे 8वीं क्लास से ही। 8वीं क्लास से सवाल और भी थे कि जैसे अगर हम कुछ कानों में डालते हैं, अगर हम छोटा सा ऑर्नामेंट डालते हैं जो 50 रुपए का है, 200 रुपए का है, तो मेरे मन के अंदर ये सवाल आता था कि मैं इस 15 रुपए वाले 50 रुपए वाले ऑर्नामेंट से मैं खुश हूँ, फिर क्यों ये कहा जाता है कि एक लड़की के साथ एक धन होना चाहिए, ये ज्वेलरी होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होना चाहिए, जबकि मेरी खुशी किसी ने पूछी नहीं कि भाई तेरी खुशी इसमें है। अब ये जो सवाल थे, ये सवाल करते करते मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई डॉक्टरी तो मदर फादर ने, मेरी पूरी फैमिली ने करवा दी। ओके, अच्छा, बहुत अच्छा घर मिल गया, हस्बैंड पुलिस में है, अच्छे ऑफिसर है, ही इज IPS। अब लेकिन पढ़ाई के बाद सोचा कि ये जो मेरे सवाल है इनका जवाब कौन देगा, तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मैंने MA फिलोसफी करना शुरू किया कि शायद फिलोसफिकल जो दर्शन शास्त्र है उसमें मुझे कुछ मिल जाएगा। मैं 2 साल की पढ़ाई में बीच में कहीं कहीं जीदू कृष्णा मूर्ति के स्कूल में गई, वहां पे पढ़ाई देखी मैंने, लेकिन मुझे उनका सवालों का उत्तर नहीं मिला कि ये शादी का मतलब क्या होता है, सुख का मतलब क्या होता है, बच्चे और जो पेरेंट्स का एक रिश्ता होता है उसमें लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। सोचा MA फिलोसफी करने के बाद योगा मेडिटेशन का एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती हूँ, तो जो लादनून है वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया।
पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लगा मुझे कि भाई योगा मेडिटेशन करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही। ओम शांति शांति करते रहे, मंत्र चैंटिंग रटते रहे, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ी हूँ मैं। 12वीं के बाद 6 साल में गुरुकुल में सोनीपत गुरुकुल कानपुर में रही, और गुरुकुल कानपुर में रहने के बाद ओम चैंटिंग बहुत की है, शास्त्र पढ़े हैं, पूरा हवन किया है, लेकिन फिर भी ये सवाल क्यों है, अगर मैं इन सारी धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अब ये करते करते एक और डिग्री कर ली, 4-5 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार ये तो पढ़ाई से ज्यादा कहीं हमारे बिहेवियर के अंदर जो बिहेवियर है हमारा, उस बिहेवियर को कैसे बदला जाए। अगर ये बिहेवियर में कहीं पर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम फॉर्मल हो जाते हैं, आइए आइए प्लीज, अंदर से चल रहा होता है कि चला ही जाए तो अच्छा है, 10 मिनट में चला जाए ये, और जाता है नहीं वो 10 मिनट में, वो सोचेगा कि मैं तो आधा घंटा लगाऊंगा। या चलो कोई रिश्तेदार आता है तो हमारे मन के अंदर क्या होता है, चलो किसी तरह इसको अच्छा खाना खिलाओ, इससे बात करो, चलो पीछा छूटेगा, चला जाएगा। वो कहेगा जी मैं तो, मेरे इन लॉज की तरफ से अगर कोई आया तो वो कहेगा कि हम तो 2 दिन रुकने के लिए आए हैं। अब मैं अपने अंदर जाके हस्बैंड को कहूंगी भाई 2 दिन अपने बस की बात नहीं है इसके साथ निभाना, आप निभाओ, आप जानो, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉमन जो प्लेटफॉर्म है इस पूरी दुनिया में जो चलते आ रहे हैं, इन चीजों का मुझे कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो अलग अलग फिर क्या हुआ कि 2011 से पहले जर्नी शुरू हो गई कि चलो मंदिर चलो, मस्जिद चलो, गुरुद्वारा चलो, बहुत सारे डिस्कोर्सेज पढ़ो, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। लेकिन बाद में ये बात समझ आई कि इंफॉर्मेशन इज नॉट एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन इज नॉट एवरीथिंग, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, एंड वॉट एवर आई एम थिंकिंग, जो भी मैं कुछ सोच रही हूँ वो सब कुछ मेरे लिए काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसके थ्रू, बहुत सवालों के थ्रू, फिर क्या हुआ कि मेरी जो डॉटर है वो 8वीं क्लास में थी, जब तक मैं एनलाइटन नहीं थी। जो आज का हमारा टॉपिक है एनलाइटनमेंट, ये एनलाइटनमेंट का मतलब है जागरूकता। सिंपल साधारण बात है, वो एनलाइटनमेंट नहीं जो हम सन्यासी या ऋषि बन के सोचते हैं, वो वाली बात नहीं। वो बात की एनलाइटनमेंट मीन्स कि हम जागरूक हैं या नहीं हैं, बस यहाँ पर ये एक शब्द है जो हमें समझना है। अब जब वो 8वीं में थी तो झगड़ा, अब अपने हम नॉर्मल घरों में देखते ही हैं कि बच्चे ने अगर शॉर्ट डाली है तो कहेंगे कि लड़की बिगड़ जाएगी, माँ बिगाड़ रही है इसको। तो ये इस तरह के झगड़े अमूमन वो एडोलेसेंट एज में आ रही है, और इस तरह की जो बातें हैं वो शुरू हो गई। अगर कोई और इन लॉज की तरफ से आता, मेरे घर की तरफ से आता, तो कहता है कि भाई बच्चे को ढंग के कपड़े पहनाओ आप, लेकिन बच्चा तो चंडीगढ़ में रह रहा है, बच्चे को तो गर्मियों में अगर उसको शॉर्ट डालना है, टॉप डालना है तो डालेगा। अब मैं इस द्वंद में थी कि मैं अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की बात मानूं या मैं अपने बच्चे की बात मानूं। इन दोनों चीजों में इतना द्वंद चल रहा था कि पूरा 1 साल हो गया था मुझे कि जॉब करते करते अंदर से आने लगा कि यार खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे मेडिटेशन में लेकर आई, और मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट एक जैसी बात है। ये नहीं कि आप जब जाग जाएं, जब आप अपने अंदर से जागने लगे। अपने अंदर से जागने का मतलब क्या हुआ कि मेरा और बच्चे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्या मैं उन बातों में विश्वास रखूं जो मैंने समाज से सीखी हैं, या मैं उन बातों में विश्वास रखूं जो मुझे सिखाई गई हैं। इन बातों से मुझे अलग होना पड़ेगा। तो मैं कैसे अलग हुई, एनलाइटनमेंट कैसे आना शुरू हुआ। तो एक पुस्तक पढ़ी नील डोनाल्ड की, कन्वर्सेशन विद गॉड। मेडिटेशन में आ चुकी थी, और मेडिटेशन में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। तो आज हम एनलाइटनमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मेडिटेशन की हम चर्चा बाद में करेंगे। कैसे मुझे एनलाइटनमेंट हुआ, मेरा रिश्ता मेरे बच्चों के साथ और मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरा रिश्ता कैसे बना, और कैसे अपने आप को मैं समझ पाई। तो ये जो एनलाइटनमेंट है ये है जागरूकता। ये जागरूकता हमारा जो टॉपिक है एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट एंड इंटरनल एनलाइटनमेंट। एक्सटर्नल में एनलाइटनमेंट का मतलब कि बाहर जो भी मुझे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, बाहर जो भी ब्रह्मांड में दिखाई क्या दे रहा है कि अगर मैं इस कमरे में बैठी हूँ, आज मैं आप सबके समक्ष बोल रही हूँ, तो मेरे जो परिवार के सदस्य हैं
आज वो मेरे सामने हैं। अगर मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो वही मेरा एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट है, मैं कि ऑफिस में अपने लोगों के साथ मैं कैसा बिहेवियर करती हूँ। अगर मैं कहीं पे किसी मीटिंग में जाती हूँ या समाज में जाती हूँ या अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ तो वही मेरा एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट, या एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट का मतलब कि बाहरी जागरूकता कैसी होनी चाहिए। तो वहां से जो ये स्टोरी शुरू हुई, जो बता रही हूँ कि जो कन्वर्सेशन विद गॉड, 4-4 5-5 पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये बात नहीं समझ आ रही थी कि हाउ टू बिहेव विद द चाइल्ड। अब नील डोनाल्ड ने बोला, पहले ही 5 पेजों में उसने कहा कि आर यू परफेक्ट इन योर लाइफ, तो आप जवाब दो। तो कन्वर्सेशन विद गॉड, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं गॉड के साथ। तो मेरे अंदर से आया कि नो, आई एम नॉट परफेक्ट। तो पूछा कि तुम किस चीज में परफेक्ट हो? खाना बनाने में? मैंने अंदर से आवाज आई कि नहीं। फिर किस चीज में परफेक्ट हो? आप अपने ऑफिस के सारे मैटर्स में? नहीं। फिर वही बुक की ही जो बातें हैं, क्वेश्चन है, उन्हीं का मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर से ही बता रही हूँ। क्या कपड़े धोने में? नहीं। तो फिर आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? तो बच्चों से हम वो चाहते हैं जो शायद हम ड्रीम्स में सोचते हैं कि सदा सत्य बोलो, या जो हमें सिखाया गया कि तुम ऐसा नहीं करोगी, वैसा नहीं करोगी। तो एंड ऑफ द क्रक्स यही है कि उसमें फिर बताया गया कि आप अपने बच्चों के साथ वो बिहेव करिए जो आप अपने अनुभवों से, जिंदगी के कड़वे और मीठे अनुभवों से सीखते हैं। आपको वो ही अपने बच्चों के सामने समक्ष रखना चाहिए, या आपको ट्रांसपेरेंट बिहेवियर करना चाहिए। बात समझ आ गई? बात ये समझ आ गई कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को अपने एक कमरे में छोड़ के दूसरे कमरे में जाके बैठ जाते हैं, जहां पर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं आना, रुक जाओ, हम बाहर जाके बात करते हैं। और बाहर जाके जो बात करेंगे वो बच्चों को नहीं बताएंगे। अब इससे क्या होगा? बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे यही सीखेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि नहीं नहीं तुम्हें यहीं रहना है, मैं देखूंगी, पहले मैं बात करूंगी, चाहे इन लॉज आए चाहे मेरे घर के आए, कि भाई तुम्हें बाद में हिस्सेदारी करनी है। ये बातें आपको जो है अच्छी शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो, चाहे वो 7वीं 8वीं के बच्चे हो। तो ये मैंने मेरे जीवन में बदलाव आया 2011 में, कि जब मैंने अपने सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया। सुख है, दुख है, खुशी है, कुछ भी है, बच्चे सब कुछ वही देख रहे हैं, क्योंकि मैंने नील डोनाल्ड से बात सीखी। ये मेरा एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट शुरू हुआ कि आपको हमेशा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, वही बच्चे देखते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से ही हमें रहना चाहिए। कई बार होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ एक अलग से बैठ के और अपने ही बच्चे के बारे में बात करते हैं कि देखो ये पढ़ाई नहीं करता, ये पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए हमें इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और हम उसको थोड़ा सा फियर क्रिएट करते हैं कि देखो अगर तुम्हें नंबर नहीं आया ना तो तुम बिल्कुल बेकार हो, और देखो दूसरे घर के बच्चे इतना पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हें पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे तुम जिंदगी में। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट की तरफ आकर्षित करती हैं। तो एक स्लाइड के जरिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट होता है वो क्या होता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है कि जिससे मेरा जीवन में इतना बदलाव आया कि उस बदलाव, वो जो बदलाव है वो पूरा पूरा लाइफ बदल गया। ये एक रिलेशनशिप है माँ और बेटे का, या माँ और बेटी का, या अपने पार्टनर का, या फिर हम कहें कि अपने रिश्तेदारों के साथ भी हमारी जो रिलेशनशिप है। अब ये जो बात है, ये एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट क्या होती है, अगर हम उसको स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक तरीके से समझे तो जो मेरी आंखें हैं, जो मेरे कान हैं, जो मैं अपने आप को सेंस करती हूँ अपनी सेंस ऑर्गन से, यानी कि पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो मैं बाहर से अंदर की तरफ रिसीव करती हूँ, और पंच कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों से जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं बाहर से भीतर की तरफ, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट। यानी उदाहरण,
मेरी भाषा है, बोलना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरा बिहेवियर है, ये मेरा बिहेवियर ये शो करता है कि मेरा एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट क्या है। बिहेवियर, मान लो कि मेरे ऑफिस में कोई मेरा पीएन है या मेरे ऑफिस में कोई मेरा असिस्टेंट है, मैं उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हूँ। वाणी, कर्मेंद्रिय में वाणी फर्स्ट आती है। अब अच्छा बिहेवियर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं शायद इम्पार्शियल हो गई हूँ। तो फिर क्या मैं एनलाइटेंड हूँ? नहीं हूँ एनलाइटेंड। एनलाइटनमेंट मीन्स कि बोलते हुए जागरूकता आना। क्या मैं जागरूक होकर बोल रही हूँ? क्या मैं उसके प्रति पार्शियल हूँ या इम्पार्शियल हूँ? ये जागरूकता आना, ये हमें सीखना पड़ता है। एनलाइटनमेंट, जब हम कहते हैं कि भाई एनलाइटेंड है, ये एनलाइटेंड सोल है, तो वो है एक जागरूक अवस्था, या हम कहें कि जागरूकता के साथ अपनी वाणी को बोलना। बहुत बहुत बार हायर डिग्रीज करने के बाद भी हमें तमीज नहीं होती कि हम स्टेज पे क्या बोलते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी, नोबडी इज साइलेंट टू स्पीक अबाउट अदर्स। वो हमेशा दूसरों को कटाक्ष करता है, कोई चुप रहना ही नहीं चाहता। अपनी बात नहीं करेगा, वो दूसरों के बारे में बात करने का सिर्फ वो रखता है कि हाँ वो ऐसा है, ये वो वैसा है। ये एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट, अगर जो एक्सटर्नल एनलाइटेंड पर्सन होगा, वो अपने मुंह से सिर्फ अपनी ही अनुभव की बात करेगा, वो दूसरे के बारे में बुराई करेगा ही नहीं। ये पहला सिद्धांत है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, कि हम कभी भी किसी दूसरे के बारे में बुराई करेंगे ही नहीं मुंह से। क्यों नहीं करेंगे? अब सवाल आएगा कि क्यों भाई, हम तो करना चाहिए हमें, तो हम तो करेंगे। ओके, ठीक है, अगर हम करते हैं तो हमारे साथ फिर वो कर्म सिद्धांत, जो हम कहते हैं भाई कर्मों का खेल है, ये कर्मों का खेल का क्या मतलब है? अगर हम स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिकली देखें तो जो हमारी वाणी है, इस वाणी से, जो ये वाणी कहाँ से आ रही है? जो हम अपने मन के अंदर, अपने जो माइंड है और जो ब्रेन है, इसके अंदर जो हम अपनी याददाश्त यानी कि जो चित्त है, उसके अंदर हम जो स्टोर करते हैं, उस स्टोर की वजह से हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। और ये एक जन्म की कहानी नहीं है, ये अनेक जन्मों की कहानी है। हम एक जन्म को ट्रीट नहीं कर सकते कि हाँ मैंने आज इस लाइफ में, मेरे को बहुत अच्छी जॉब है, तो शायद मेरे को इसी जन्म में मैंने बहुत अच्छा किया होगा, इसीलिए मुझे ये अच्छी जॉब मिली है। नो, बहुत सारी लाइफ जर्नीज होती हैं अलग अलग तरीके से, और उन जर्नीज के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें वो चीज प्राप्त होती है। अब एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट में जो हमारी वाणी है और हमारे विचार हैं, ऊपर से अगर हम हेड से चलते हैं तो हमारे विचार, और फिर नीचे आते हैं तो हमारी वाणी, और फिर उससे नीचे आते हैं तो हमारे हाथ, कर्मेंद्रिय के में हैंड। ये तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब हेड के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारे विचार, विचार मतलब अगर एक विचार भी गलत है तो हम बीमार हैं। वी हैव टू राइट डाउन ऑन द कॉपी वी आर इल। डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की जो बुक है एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड एंड द लॉ ऑफ कर्मा, उसमें अभी यूएस में वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने पहले बुक के पहले पेज पे लिख दिया कि इफ यू हैव एनी ब्लॉकेजेस इन योर माइंड देन यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि जब हमारे मन के अंदर अगर विचार कोई आ जाता है किसी के प्रति भी, जो नाप तोल के हिसाब से अगर हम विचार करते हैं, तो हम अपने मन के हिसाब से बिहेवियर कर रहे हैं। और मन के हिसाब से बिहेवियर अगर करते हैं और वही चीज हमारी वाणी पर आ जाती है, तो हमारा कर्म सिद्धांत लागू हो जाता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक और पुस्तक का नाम लेती हूँ, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर हुआ कि कैसे हमें एक एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट को सीखना चाहिए। उसमें एक उदाहरण दिया कि अगर हमारे घर में कोई आता है, अभी जैसे पहले बताया, और घर में आता है
और मैं उसको सामने से बड़ा शो करती हूँ कि मैं तो आपके लिए खाना परोस रही हूँ, देखो, तो वो व्यक्ति जो दूसरा है वो सोचता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये तो खाना परोस रही है, लेकिन अंदर मेरे क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है कि आज इसको आना ही नहीं चाहिए था, आज ना इसको नहीं आता तो ठीक था, अगर ये आज ना आता ना तो ठीक रहता, मेरा जो भी मेरा काम है मैं उस काम को अच्छे ढंग से कर लेती। अंदर ये चल रहा है, मन के अंदर ये चल रहा है, लेकिन बाहर जो एक्सटर्नली मेरी फिजिकल बॉडी उसको खाना खिला रही है। तो अब स्पिरिचुअलिटी काउंट होती है साइंटिफिकली कि क्या आपके मन की रिकॉर्डिंग की जाए या आपने जो उस अपने हाथ से फिजिकल बॉडी के साथ उस व्यक्ति को खाना खिला के जो आपने शो ऑफ किया वो किया जाए। इन दोनों में भेद क्या है? अगर मन की बात अगर हम करेंगे तो फिर आएगा इंटरनल एनलाइटनमेंट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हमने बहुत ज्यादा शो कर दिया कि देखो हमने खाना खिलाया आपको, और उसके बाद लिटिल बिट अहंकार आ गया कि हमने तो खाना खिलाया है, मुझे उसके बदले में ये हो सकता है बड़ा अच्छा ऑफिसर है, ऑफिसर मुझे बदले में क्या देगा, ये भी अभी मन के अंदर चल रहा है। खाना नहीं खिलाना चाहते हैं और हम अहंकार में भी हैं कि हमने खाना खिला दिया है उसको, और उसके बाद वो चला भी गया इंसान, लेकिन घर आके मैं वापस कमरे से ड्राइंग रूम से अंदर आके बताती हूँ कि देखो मैंने वो ऑफिसर आया था या कोई भी बिजनेस पर्सन एनीवन जो भी आया था उसको मैंने खाना खिलाया है, और अपने अंदर से एक भाव आता है कि देखो अगर हो सकता है कल को मेरे को कोई काम आ जाए। अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है या स्पिरिचुअल साइंस क्या कहती है? वो कहती है कि जो आप अपने मन के अंदर चित्त वृत्ति निरोध योग, कि हम जो चित्त की वृत्तियां हैं यानी कि जो हम मन से काम करते हैं, जो हमारे विचार आते हैं, उन वृत्तियों को, वृत्तियां मतलब कि जो हम छोटे छोटे विचार अपने अंदर संग्रह करते रहते हैं उस मन और बुद्धि के अंदर, उनका निरोध करना है, यानी कि हमें उनको रोकना है ताकि हम अपने आप में और अपने शरीर में और मन में ट्रांसपेरेंट रह पाए। लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखें तो एनलाइटनमेंट का बहुत 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 बड़ा स्कोप है हमारे पास। स्कोप है का मतलब कि हाँ, हम एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट अगर है हमारे पास तो सामने वाले को हम एक नजर में, एक सेकंड में पहचान सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट है। क्यों? क्योंकि वो बेकार की बात करेगा ही नहीं, बेकार की बात सोचेगा ही नहीं, बेकार की बात बोलेगा ही नहीं। ये एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट का बहुत खास सिद्धांत है कि जब भी हमें किसी के साथ बिहेव करना है वो बिहेव हमारा निष्पक्ष होना चाहिए। अब ये बात है अभ्यास की। डेली अगर आप एनलाइटेंड होते हैं, आप थोड़ा सा आंख बंद करके अपने आप से जुड़ते हैं तो 101%, 110% आप अपने आप को एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट होते ही आपके सातों द्वार खुल जाते हैं। जो कभी मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, आयुर्वेद में पढ़ती थी, और कभी हॉस्टल में जब हम मंत्र चैंटिंग करते थे तो बोलते थे कि ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। सत्यम लोक कैसे खुलेगा? सत्य है नहीं अंदर, तो सत्यम लोक आएगा कहाँ से? जन लोक कहाँ से आएगा? तप लोक कहाँ से आएगा? मेरे को भी नहीं पता था। एट द एज ऑफ 40 आई डोंट नो एनीथिंग। एक सिंपल हाउसवाइफ, एक सिंपल ऑफिसर, एक सिंपल मदर की तरह बिहेव करती थी। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करी, ध्यान में आई, ध्यान में जैसे ही आंखें बंद करने के बाद मुझे पता लगा, ओ मैं तो अपने आप को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं अपनी बॉडी में, मैं तो बाहर हूँ, दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हूँ, दूसरे के बारे में ही एडजस्टमेंट करती रहती हूँ। कहीं सहेलियां आ जाती हैं, दोस्त आ जाते हैं, ऑफिस में आ जाते हैं, तो आई वेस्ट माई टाइम। मैं उस समय को इतना बर्बाद करती थी कि 1 घंटा बैठना हो तो 2-2 घंटे बैठ के टाइम पास होता है। तो ये जो एनलाइटनमेंट है, ये एनलाइटनमेंट हमें तभी आ सकता है जब हम, एनलाइटनमेंट मीन्स जागरूकता। सिंपल साधारण सी बात है कि क्या हम कोई भी काम यहाँ से जो विचारते हैं, यहाँ से जो हम बोलते हैं और अपने हाथों से जो काम करते हैं, क्या हम जागृत अवस्था में हैं? ये जागृत अवस्था बहुत जरूरी है। वो नहीं जो हम आंखों से, खुली आंखों से देखते हैं। वो खुली आंखों से देखना
उसको रिसीव करना और इसके अकॉर्डिंग हम दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, ये है एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट। बिना एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट के हमें इंटरनल एनलाइटनमेंट भी नहीं आ सकती। मेडिटेशन में 2011 से लेके 2013 तक जो इंटरनल एनलाइटनमेंट सीखा, उसमें यही सीखा कि कैसे हम अपनी बॉडी, सूक्ष्म शरीरों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ये अभी बाद की बात है। एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट में जो कान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने महात्मा बुद्धा के जो कान देखे होंगे कि बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हैं। क्यों लंबे दिखाए हुए हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई द महात्मा बुद्ध हैज द वेरी बिग ईयर्स? बिकॉज ही लिसन्स द सेंसेशंस एंड द फीलिंग्स ऑफ द होल यूनिवर्स और द होल कॉस्मोस। क्यों? क्योंकि उनको सुनने से जागृति आती थी कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। अब मान लो, अब हम इसको बिल्कुल छोटे तरीके से देखते हैं। हमारे घर में 2 तुलसी के पौधे लगे हैं। क्या हम रोज उनको प्यार से बच्चे की तरह सहलाते हुए क्या हम उनको पानी देते हैं? अपने दिल से हमें सोचना है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट है उसमें हमारे पौधों का भी बहुत बड़ा रोल है। दे आर द फैमिली मेंबर्स। ये हमारे छोटे जैसे बच्चे होते हैं, 1 साल के, 6 महीने का जो बच्चा है, इसी तरीके से पौधे भी हमारे छोटे परिवार के सदस्य हैं। पर हमने तो उनको कभी देखा नहीं, हम उनको सूखा पड़ा होगा। मैं अभी एक नाग पंचमी थी कहीं, तो हम कुछ ग्रुप में, हम लोग जो मास्टर्स थे, मेडिटेटर्स थे, हम एक मंदिर में गए। तो मंदिर में गए तो वो जो वहां पे जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं पूजा करवाता हूँ। ओके ठीक है, आप पूजा करवाइए। बट जैसे ही एंटर किया, चप्पल निकाली तो वहां पे तुलसी का पौधा आमतौर पे जैसे मिलता है, तो तुलसी का पौधा था। मैंने देखा वो बिल्कुल सूखा हुआ है, उसमें जान नहीं है तुलसी के पौधे में। मैंने कहा पंडित जी पहले तो मेरी पूजा तो यही है, मेरी पहले इस तुलसी में पानी दो, मेरे को नहीं करनी कोई पूजा। पहले इसमें पानी नहीं डलेगा तो मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी मंदिर में, हमने कोई मेडिटेशन नहीं करना। तो वो कहने लगे जी डाल देंगे जी, कोई बात नहीं जी, आप जो है आप अंदर तो चलिए। मैंने कहा नहीं, पहले बाल्टी लाओ, मुझे तो नहीं करना, मुझे तो पहले पानी डालना है। तो हमने क्या किया कि जितने भी मंदिर के चारों तरफ पौधे थे उन सब में पहले पानी दिया। दिस इज द एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट कि क्या हम अपने चारों तरफ, देखो एक बुक में जो रिसेंटली अभी पढ़ रही हूँ उसका नाम है कॉजल बॉडी एंड द ईगो, ऑर्थर ई पोल की लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई, सृष्टि क्रम जब शुरू हुआ, जैसे हम कोई, अब आपको एक कमरे के अंदर छोड़ दिया जाए, आपको एक कमरे में छोड़ देते हैं, आपको बेड नहीं देते, चेयर नहीं देते, पंखा नहीं देते, एसी नहीं देते, खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, तो क्या आप कमरे में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको सब साजो सामान आपका चाहिए। सेम इसी तरीके से जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो उसने सारी चीजें हमें, हमारे इस मनुष्य योनि से पहले वो पशु योनि, पक्षी योनि, पौधा योनि, पत्थर जगत योनि और एलिमेंटल किंगडम जो हम आज सांस ले रहे हैं, ये एलिमेंटल किंगडम का सबसे पहले बनावट शुरू हुआ। उसके बाद जैसे हम पूरा घर बना लेते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, उसके बाद हम एंटर करते हैं। सेम इसी तरह जब धरती की संरचना हुई तो उस वक्त ये सारा साजो सामान हमें दे दिया गया, बट वी डोंट रिस्पेक्ट। तो एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट करके या अंदर का हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक पूरे सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर ली, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इंटरनल एनलाइटनमेंट, नो मीनिंग। मैं अगर अच्छी नहीं हूँ, एक अच्छे अफसर नहीं हूँ, तो मेरा मीनिंग भी कोई नहीं है उस सीखना होगा। ये कैसे आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तभी आएगा, उसके बगैर हम नहीं हम तो आंखें खोल के करना चाहते हैं, हम तो आंखें बंद करके। आंखें बंद करने से क्या होता है, उसके पीछे क्या एक गहरी साइंस है। तो है कि जब आप दर्शन शास्त्र जो
दर्शन शास्त्र का मतलब जो आप अपनी आंखें बंद करके अपने आप को एनालिसिस करते हैं। आप क्लोज आए, जैसे ही आप अपनी सांसों के साथ क्लोज आते हैं, आपके सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। आपके मन के विचार इतने तेज भागने लगते हैं कि अरे मेरा वो काम बंद है, वो काम बंद है, वो काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, इतनी सारी चीजें नजदीक आ जाएंगे। जैसे ही आप नजदीक आएंगे, आपको ये पता शुरू होगा कि हाँ मैं हूँ, मेरी बॉडी है, मेरी फिजिकल है, मेरा प्राण बॉडी है, मेरी स्पिरिचुअल बॉडी है। 7 तरह की बॉडीज होती हैं अगर हम इंटरनल एनलाइटनमेंट की बात करें। तो ये चीजों का डॉक्टर की हैसियत से मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेलाटोनिन होता है एक ऐसा हार्मोन है, और डीएमटी एक ऐसा हार्मोन है आंखें बंद करने से रिलीज होता है। और वो जो आंखें बंद करने से रिलीज होता है, मैम इज सेइंग कि आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? और आई शिफ्ट माई सेल्फ। नहीं, अभी थोड़ी डिस्टरबेंस थी। अब हो गया ठीक मैम? हाँ, ठीक है, अभी अब क्लियर है। ओके, ये आज है ही थोड़ा इश्यू है, ये थोड़ा वॉइस का। तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि अगर आवाज ना हो तो तुरंत आप बता दीजिए। ओके, तो जो मेलाटोनिन और डीएमटी हार्मोन है, ये ऐसे हार्मोन है जो आंख बंद करने से ही रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन कौन से हैं? द हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, द हार्मोन ऑफ पीस। ये जो हार्मोन है ये आपकी बॉडी का जो स्किन का जो टेक्सचर है ना उसको बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं आपका भ्राजक पित्त, कि आपके अंदर जो ऑरा है, जो आपकी ऑरा आपको दिखती है, जो चारों तरफ आपके प्रकाश फैलता है, जो अंदर से निकलता है, वो आपका मेलाटोनिन और डीएमटी से ही रिलीज होता है। जैसे कई बार हम मंदिर में जाते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, झुकते हैं, और हम अपनी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होती हैं। इट इज ए ऑटोनोमस सिस्टम। सेम इसी तरीके से जब आप थक जाते हो तो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हो। आप सोचते हो कि भाई अब मेरे को कोई मत छेड़े, बस मैं तो अपनी आंखें बंद करके बैठा हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे को बहुत काम कर दिया मैंने। ये जो मेलाटोनिन और डीएमटी हार्मोन है, इट इज द हार्मोन ऑफ योर थर्ड आई, हार्मोन ऑफ योर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्यों चाहिए हमें? पीनियल ग्लैंड चाहिए कि आपकी शरीर में कोई भी बीमारी आए ही ना। शरीर क्या है? शरीर एक जस्ट एक रिफ्लेक्शन है। फिजिकल बॉडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड। मन में जो भी कुछ सोचेंगे, आपने सोचा हलवा बनाना है तो आप जाके फिजिकली उसको हलवा बनाएंगे। सोचा कि आज मेरे को इस व्यक्ति के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करना, अंदर से सोच रहे हैं। द डिजीजेस कम्स फ्रॉम द एज ए साइकोसोमेटिक डिजीजेस। विचारों के साथ साथ हमारा मन, और मन के साथ हमारा शरीर, और शरीर के साथ हमारा प्राण, ये तीनों चीजें मिली हुई हैं। इसकी चर्चा हम अगर कोई अलग समय देंगे तो हम अलग से इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट है, इसके लिए आंखें बंद करना बहुत जरूरी है। तभी हमें जागृति आती है। जब तक आप अपने आप में कंप्लीट नहीं है, आप दूसरे के बारे में, कंप्लीटनेस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचेंगे कि एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि दूसरे हमें ये कर दें, दूसरे हमारे लिए ये कर दें। नहीं, आपका दायरा क्या है? आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? आप कल एक सुबह 5 बजे एक वेबिनार था, तो एक लेडी ने मेरे से पूछा कि मैं ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है घर में, और मैं उस गुस्से करने के बाद मेरे को ना गिल्ट फील होता है। तो मैंने कहा, कहते फिर क्वेश्चन पूछा कि क्या गुस्सा करना ठीक है? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है गुस्सा करना। गुस्सा करना क्यों ठीक है? क्योंकि जो आपका भाव है वो आपको अपना भाव उस तरीके से आपको निकालना चाहिए। तो अब क्या है कि अगर हम गुस्सा ना करें तो हम तो बीमार हो जाएंगे। अगर हम पर्सनली देखें, कहीं कोई बंधन नहीं, स्पिरिचुअलिटी में नो बाउंडेशन। हम इसीलिए तो आए हैं धरती के ऊपर कि नो बाउंडेशन, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट रहना। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब कि यू आर मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर लाइफ, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर लाइफ। तो ये जो एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट है, उसमें आपको अब सब कहेंगे कि भाई आप तो मेडिटेशन करते हैं, या अभी तो आपने मेडिटेशन शुरू किया है इसीलिए जो है देखो मेडिटेशन करते करते भी गुस्सा करती है। देन व्हाट, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, आप इस बात को भूल जाइए। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बात बताना चाहते हैं अपने घर वालों को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू हैव टू बी ट्रू अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में क्लियर करना जरूरी है कि मैं सच में क्या चाहता हूं। दूसरे को बदलना नहीं है, दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करना है, बट आपको ये भी बात सीखनी है कि दूसरा का जो लाइफ प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग है। आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। ये एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट का एक पार्ट है। अब ये बहुत बड़े चैप्टर हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो 1 घंटे में इतना जल्दी जल्दी बोल के भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और लेकिन हम इसको और थोड़ा सा और आगे ब्रीफ करते हैं। इसको मैं और दूसरे तरीके से समझाती हूँ कि मान लो हमारे जैसे जो हम बोलते हैं चक्रास सिस्टम होते हैं, या जो हमारा एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट की हम बात कर रहे हैं, फिर से गेस्ट की बात करते हैं। गेस्ट की बात करते हैं, अपने ही उदाहरण से करते हैं। मेरे जो जब शुरू में मेडिटेशन शुरू किया तो कुछ चीजें मुझे अपने जीवन में क्लियर होने लग गई कि क्या बात करना है क्या नहीं करना है। मुंह अपने आप बंद होने लग गया कि कोई फिजूल की बात नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत लागू हो जाता है। अब ये बात करते करते क्या कहने लगी कि ये तो जब से मेडिटेशन करने लगी है तो घर छोड़ जाएगी, ये तो संन्यास ले लेगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग होता है कि हाउ यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ एंड द अदर्स। स्पिरिचुअलिटी इज कि आपकी जो भौतिक शिक्षा है, जो पढ़ाई करी, उसके साथ क्या आप आध्यात्मिक शिक्षित हैं। आध्यात्मिकता के अकॉर्डिंग आपको शिक्षित होना है। आपका बच्चे का बिहेवियर, हम डर सिखाते हैं बच्चों को, तो इस तरीके से जो इन लॉज हैं और जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब इस तरह की बातें करने लगे। बट आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस, क्योंकि एज ए ऑफिसर आई वॉज वर्किंग, एज ए डॉक्टर आई वॉज वर्किंग, एज ए मदर वाइफ सब काम कर रही हूँ, लेकिन खुश नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जीवन का जो चैप्टर है मुझे बदलना है अपनी लाइफ को। तो मेडिटेशन करते करते एक दिन एक मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे कुछ गेस्ट आ गए, मेरे लॉज ही, और उन्होंने, मुझे पता नहीं लगा कि मेडिटेशन करते करते वो जो लोग आ गए हैं वो बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम जो है आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम घर में आए हैं, और हम तो एक दिन होंगे, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा कि कैसे वो भाई, मैं तो अपना मेडिटेशन कर रही हूँ और अंदर की जो सूक्ष्म शरीर की याद होती है ऐसी होती है, मैं बताने लगी। डॉक्टर साहब एक बार डॉक्टर साहब एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, दोबारा करती हूँ। तो मेरे घर में जो मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरे लॉज आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को मेडिटेशन में, एक्चुअली मेडिटेशन जैसे गवर्नमेंट हाउस था उस वक्त, तो उस वक्त मेडिटेशन करते करते इन लॉज आ गए और मुझे पता नहीं लगा। तो अब पता नहीं लगा क्योंकि डीप मेडिटेशन में गई हुई थी। तो बोले भाभी तन्ने तो पता ही नहीं लगा, तन्ने तो हम उठाकर फूके होंगे। तो ऐसे बोलने लगे। तो मैं बहुत आराम से, मैंने कहा अब तुमने तो सूक्ष्म शरीरों की यात्रा ही नहीं करी तो तुम कैसे समझ सकते हो इस बात को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पता होना चाहिए, अगर सूक्ष्म शरीर चला गया तेरा ये शरीर रह गया, हमने तो बेरा ही ना पाटे नहीं। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। यू डोंट बिलीव मैम, मेरे को अंदर से जो ये कहते हैं ना कि अदृश्य जो हमारे ग्राम देवता होते हैं, हम बात करते हैं ग्राम देवताओं की पूजा की बात करते हैं, भगवानों की बात करते हैं, बट साक्षात मुझे आके बताया गया कि आप ये किताब पढ़िए। उस वक्त मुझे एक पता लगा कि मुझे क्रिएट योर ओन रियलिटी एक पुस्तक है, जे.जेड नाइट की लिखी हुई,
मुझे मेडिटेशन में बताया गया कि यू गो फॉर दिस बुक। मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे क्लियर हुआ कि जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है उसके बीच में एक सिल्वर कोड होती है, आप कभी मर ही नहीं सकते, मरना तो एक ही बार है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई तो मैं अपने लॉज को, आज मेरे लॉज जो हैं, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई लॉज कि आज मेरे लॉज लगभग 5-6 साल की इस जर्नी के बाद मोर देन 100 इन लॉज मेरे साथ आज मेडिटेशन में है, स्पिरिचुअलिटी में है। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उनकी बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो गई हैं, बहुत सारी शिकायतें भी दूर हो गई हैं, जो छोटी छोटी शिकायतें होती थी वो सब दूर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हो, आप सच्चे हो, आप फिजूल की बात नहीं करते हो, आप फिजूल की बातें सुनते नहीं हो। तो ये जो ईयर है, ये ईयर इसलिए नहीं दिए कि हम रस लेने लगे किसी न किसी चीज का कि अच्छा दूसरे की तो बुराई करके हमें बहुत मजा आता है। नो, उसको स्टॉप कर दो। दिस इज एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट। डू नॉट लिसन। एक एक चीज हमें, कोई अगर बुराई होती है तो घर कमरा छोड़ के उठ जाना चाहिए। सेम इफ वी आर स्पिरिचुअल, इफ वी आर एक्सटर्नल एनलाइटन, अगर हम रस ले रहे हैं तो इट मीन्स वी आर नॉट योगी, वी आर नॉट ध्यानी। फिर हम चाहे कितनी पूजा पाठ कर लें, कुछ होने वाला नहीं, कितने नारियल फोड़ लें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट पे ही, जैसे हम कहते हैं बाहर बच्चों के नाम रखते हैं, मान लो हमने सपना नाम रखा, मेरी डॉटर का नाम है वरेण्यम। अब ये जो सपना नाम है, ये एक अंदर से चैंट होता है, एक गीत की भाव से निकलता है। अपने बच्चों के जो नाम है आप उसको प्यार से लीजिए। हम प्यार से नहीं लेते हैं, हम उसको, हम क्या करते हैं कि निक्कू, पिक्कू, छोटू, अन्नू ऐसे ऐसे बुलाते हैं। नो, आप अगर सच में नक्षत्रों का रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रहों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको पूरा नाम लेना चाहिए। मुझे भी नहीं पता था, बाद में समझ आई कि मुझे पूरा नाम लेना चाहिए बच्चों का। क्यों? क्योंकि उस शब्दों में इतनी पावर होती है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे अलग से, कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होती है, आप सपना बोलते हैं तो कितना वाइब्रेट करते हैं, आप रमा बोलते हैं तो कितना वाइब्रेट करते हैं, आप गीतिका बोलते हैं तो कितना वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशंस आपके पूरे कमरे में फैलती हैं, इतना प्रभाव पड़ता है इन वाइब्रेशंस का, इन शब्दों का। साइंटिफिकली अगर महाअवतार बाबा की, युक्तेश्वर गिरी जी की बात करें, लहरी महाशय जी की बात करें, परमहंस योगानंद जी की बात करें, तो उन्होंने इन चीजों को बहुत बारीकी से समझाया है। अब मेरे को कैसे पता लगा? मेरे को सिर्फ आंख बंद करने से पता लगा। सिंपल सी थ्योरी है, आप आंख बंद करेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे तो आपके साथ अदृश्य जो देवता है वो आपके साथ रहने लगेंगे। 100% प्रूवन बात है। तो ये एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट है। तो इसके लिए एक स्लाइड शो दिखाते हैं और स्लाइड शो के बाद फिर हम इंटरनल एनलाइटनमेंट की बात करेंगे। जी। अगर हमें कहीं बीमार नहीं होना, बीमार नहीं होने का मतलब ना शरीर के तल पे आपको बीमार होना है, ना मन के तल पे बीमार होना है, ना बुद्धि के तल पे बीमार होना है। ये बीमारियां क्यों आती हैं? सब चीजों का इलाज हमारे पास है, और वो इलाज है सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप से जुड़ के अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लेना, प्योरीफाई कर लेना। यानी कि जैसे सबसे पहले लिखा है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर सोल, दिस इज कॉल्ड द एनलाइटनमेंट। तो सबसे पहला ज्ञान तो यही है कि हम फिजिकल बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है वो नहीं है, हम सोल हैं। सोल इज इमोर्टल, वो हमेशा शाश्वत, वो मरती नहीं है, वो चेंज करती है, बॉडीज को चेंज करती है। जैसे मेरा एक पूर्व जन्म जो है, एक मेरा संगीतकार में था, मैं आई वॉज संगीतकार। तो ये अलग अलग तरीके से हम एक एक लाइफ में अलग अलग तरीके से जन्म लेते हैं। एक जन्म में डॉक्टर है तो एक जन्म में मेल है, एक जन्म में इंजीनियर है, एक जन्म में दूसरे देश में है। तो हमें ये बात, जो मेन प्राइम बात है, जो फंडामेंटल बात है, वो यही है कि हमें ये बात समझनी है कि वी आर सोल। दूसरा, जो अभी बात की कि गॉसिप द कैंसर ऑफ द सोल, जो हम पूरा 24 घंटे में जो भी फिजूल की बातें करते हैं, दिस क्रिएट्स द लॉ ऑफ कर्मा। फिर हम लॉ ऑफ कर्मा से बच नहीं सकते, लॉ ऑफ कर्मा से नहीं बच सकते, बीमारियों से नहीं बच सकते। और अगर
कोई ऐसा नहीं है आज की डेट में कि अगर हम ये कोरोना चल रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख पाएंगे यस पाएंगे अगर इफ वी आर प्योर। नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन, कुछ नहीं मेडिसिन चाहिए हमें अगर हमारे अंदर प्योरिटी है। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो शरीर है और जो मन है ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। मन खराब मेरी कॉन्शियसनेस खराब, मन खराब मेरी चेतना ऐसे सिकुड़ जाएगी। किसी को डराएंगे तो हम खुद ही सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना सिकुड़ जाती है। चेतना सिकुड़ेगी तो मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी सिकुड़ेगी। तो कभी भी जो ये गॉसिप है, सबसे पहले तो यही हमें बंद करना है। डू नॉट इंडल्ज इन द अननेसेसरी गॉसिप। फिर मैक्सिमम साइलेंस, जितना हो सके हम अपने आप को साइलेंस में लेकर जाएं। उसके बाद है 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स एंड नो कंक्लूजन्स। हम कई बार कंक्लूजन दे देते हैं कि भाई वो तो गंदा है तो गंदा ही है, भाई हमें तो नहीं पता। नो, यू डोंट नो अबाउट हिज और हर पास्ट लाइफ, आपको पता ही नहीं है। कई बार होता है कि अच्छा ये तो अनपढ़ गवार है, हमें अपने मुंह से ये बोलना ही नहीं है कि अनपढ़ गवार है। नो, पता नहीं वो इस जन्म में अनपढ़ रहने के लिए आया होगा। कई बार होता है कि बहुत बार ऐसा काउंसलिंग सेशंस में हम देखते हैं डॉक्टर एज ए डॉक्टर कि अच्छा मेरे इस जन्म में, इस लाइफ में उसकी लड़की के बच्चे नहीं हुए। अब बच्चे नहीं हुए तो इन द पास्ट लाइफ शी हैज बोर्न मोर देन 15 चिल्ड्रन। 15 बच्चे पैदा कर करके थक गई वो। ये मैं एक डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड है उनके कुछ जो कलेक्शन है उसमें से एक चीज बता रही हूँ। अब इस जन्म में उसने ये सोचा कि मैं इस जन्म में आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बट हमारा समाज क्या करता है? आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है उनके पास, समाज के पास। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा ना होते हुए हम जबरदस्ती उसको कोसते रहते हैं कि देखो ये इस पूरी जिंदगी निकल गई, इसके बच्चे नहीं हुए। बट उसका लाइफ प्लान है, उस लाइफ प्लान को हम डिस्टर्ब करते हैं। हम अपने आप के कर्म सिद्धांत लागू करते हैं, हमारे कर्म सिद्धांत लागू होते हैं, फिर हमें बीमारी आती है। तो ये बहुत सोच समझ के हमें अपनी जो कंक्लूजन, जो डिस्कशंस है, हमें कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। नो जजमेंट्स, नो कंप्लेंट्स, कुछ नहीं देना चाहिए हमें। तो ये चीजें बहुत बारीकी से, अगर हम समय मतलब कम है तो हम बारीकी से इन चीजों की चर्चा फिर कभी करेंगे। तो एक चीज मैंने नीचे आपको एक लेडी दिखाई है, ये जश्मुहीन एक लेडी है। ये पिछले 20 सालों से कुछ भी नहीं खाती हैं। क्यों दिखाया है यहाँ पर? ये जश्मुहीन है, ये द प्राणा प्रोग्राम। ये नाउ एट प्रेजेंट शी इज 65 और 70 बिटवीन। हम इनसे मिलते हैं बेंगलोर में जब जाते हैं। तो ये जो लेडी है ये पानी के ऊपर, या शायद नींबू पानी के ऊपर ही कुछ खाया नहीं है पिछले 17-20 साल से। तो मैंने एक बार इनसे जब मैं मिली थी, तो ये एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट की बात है, तो मिली तो मैंने इनसे पूछा कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एज ए ब्रिदेरियन, बिकॉज इन द वर्ल्ड शी इज द ओनली ब्रिदेरियन। सांस के सहारे जिंदा है और इसके साथ हजारों लोग हैं जो अभी सांस के सहारे जिंदा है। ये यूएस में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं बेसिकली। और ये आप नेट पे जाएंगे, जश्मुहीन डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े एम्बेसी ऑफ पीस करके इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने मेरे को कहा, वहां से मैंने वो बात सीखी। इन्होंने कहा कि एक बार मेरे बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, तो इसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या अप्रिशिएशन से क्या मेरी भूख कम होती है। शी वॉज एट दैट टाइम वॉन्ट्स टू ट्राई ऑफ दैट थिंग। तो इसने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की एज ए ब्रीदेरियन, तो इसने कहा कि मैंने 1 साल का फास्टिंग कर लिया कि 1 साल मेरा व्रत ये है कि मेरे को कोई भी इंसान मिलेगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी। तो इसने कहा कि जैसे जैसे मैं अप्रिशिएट करती गई मेरी भूख कम होती गई। अब मान लो कि अगर मैं, आप सब इतने प्यार से देख रहे हैं तो मैं एक लाइन ही बोलती हूँ कि मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ, आप इतने प्यार से देख रहे हैं, मुझे मौका दिया और मैं फिर यहाँ पर फिर से आऊंगी और फिर से आप लोगों को बताऊंगी आपने बहुत अच्छा बोला। अगर मैं इतनी बात बोलती हूँ तो देखो आपको कितनी हैप्पीनेस मिलती है।
तो इसने वो जो बुक है इनकी, जो द प्राणा प्रोग्राम, ये मैंने आज से 8-9 साल पहले पढ़ा। तो इनकी अप्रिसिएशन की जो कहानी है, लाइफ स्टोरी, मैंने जब पढ़ी कि यू अप्रिशिएट अदर्स, आपको हमेशा दूसरों का अप्रिशिएट करना चाहिए, तो इससे इसकी भूख कम हो गई। फिर उसके बाद इसने और बहुत सारे ट्रायल किए, लाइक फॉरगिवनेस के ऊपर ट्राई किया। इसने दूसरों के साथ जो केयरिंग है, सपोर्टिव सिस्टम है, उनकी हेल्प करना है, उनकी ब्यूटी को निहारना है, द होलनेस प्रोग्राम है, अबंडेंस प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए और धीरे धीरे 5-6 साल में शी इज नाउ टोटली ब्रीथेरियन। बाहर से बस ऊर्जा लेती हैं और सन से एनर्जी लेती हैं, एयर से एनर्जी लेती हैं, नेचर से एनर्जी लेती हैं और पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करती हैं एज ए एनलाइटेंड पर्सन। तो सिर्फ ये दिखाने का मीनिंग इतना ही है कि हमें एक एक्सटर्नल अगर एनलाइटनमेंट में रहना है, अपनी बीमारियों से दूर होना है, हमेशा हमेशा के लिए जड़ से अगर हमें मुक्ति चाहिए, बार बार मुक्ति मोक्ष इनकी बातें करते हैं, तो मुक्ति और मोक्ष इतना ही है कि आप जब कभी भी बोलते हैं, सुनते हैं, तो उस वक्त आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या मुझे ये बात सुननी चाहिए, क्या मुझे ये बात बोलनी चाहिए, क्या मुझे ये बात अपने हाथ से करनी चाहिए। तो ये जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का खेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज तो हम इसी एक ही स्लाइड को देके इसको हम आगे सम अप कर देंगे। अब आती है बात कि एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट की बात हो गई, और अब आती है बात की जो इंटरनल एनलाइटनमेंट है। इंटरनल एनलाइटनमेंट वो है कि जिसमें हमारा 7 तरह की बॉडीज हैं। 7 तरह की बॉडीज यानी कि फर्स्ट इज द फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। कितना ही अच्छा खाना खा ले, लेकिन अगर प्राण ठीक नहीं है, प्राण अंदर अगर ठीक ढंग से हमारा मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है, तो हमारा खाना कभी भी हमारे शरीर को नहीं लगेगा, नहीं लग सकता। एज ए डॉक्टर, एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर, एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणमय कोश को सही रखना। तो ये प्राणमय कोश कैसे होगा? जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने सांसों के साथ जुड़ेंगे, या आप अनुलोम विलोम करेंगे, या आप ओम की चैंटिंग करेंगे। इट इज योर चॉइस, आपको क्या करना है, लेकिन करना है। अपने टाइम के 24 घंटे के मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स होके आराम से अपने आनंद की स्थिति में अपने बेड के ऊपर बैठ के, चेयर के ऊपर बैठ के अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे, वैसे वैसे प्राणमय कोश, जो आपका ये प्राणमय कोश है, अगर इस तरफ शरीर है और इस तरफ मन है, तो ये बीच में प्राणमय कोश आता है, ये आपका बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होता जाएगा तो प्राणमय कोश में क्या रहता है? आपका पूरा होल नर्वस सिस्टम रहता है। नर्वस सिस्टम फिजिकल बॉडी का पार्ट कम है और आपकी प्राणमय कोश का पार्ट ज्यादा है। तो जितना आपका नर्वस सिस्टम ठीक होगा, उतना ही आपकी बीमारियां भी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। एक एग्जाम्पल अगर आप पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं इसमें, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक बुक है, मैं चैट करके लिख दूंगी कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा, एट प्रेजेंट ही इज इन यूएस। हम किसी भी सवाल का जवाब बाद में देंगे, उसको बाद में बात करेंगे। एक बार हम इसको समाप्त कर देते हैं। ओके अनीता जी, तो वो जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, उनका एक पुस्तक लिखा है, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो वो अपनी लाइफ में जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी बैकबोन में इंजरी हुई, और इंजरी होने के बाद वो कैसे ठीक हुए, तो हमें उसके ऊपर पूरा अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो विद इन 6 मंथ वो क्योर हुए और उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को जाना, और आज पूरे वर्ल्ड में वो अलग अलग तरह के लेसन्स देते हैं। तो ये छोटा सा एनलाइटनमेंट का एक एग्जाम्पल है जो आप सबके समक्ष रखा है। अब आती है इंटरनल एनलाइटनमेंट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो अन्नमय कोश है, यानी कि फिजिकल बॉडी है, जो प्राणमय कोश है, ये प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश। मनोमय कोश जिसमें हमारे विचार आते हैं। अब विचार जहां से आएंगे, सिंपल से इतनी सी बात समझनी है कि जो मन है और जो ब्रेन है, जो माइंड है और वो ब्रेन है, उन दोनों में क्या फर्क है। हम सब जैसे सुनते हैं या आप बोलते हैं और मैं सुन रही हूँ, तो उन दोनों के जो मीनिंग निकालते हैं, हम जो मीनिंग निकालते हैं, मान लो मेरे एक वो जो कुछ कह रहा है, लेकिन मैं अपने मन में बायस्ड हूँ
और मैं उस मीनिंग को गलत समझ लेती हूँ, तो मीनिंग को गलत समझूंगी तो ब्रेन के अंदर जो हमारी मेमोरी है वो गलत तरीके से बैठ जाती है, और वो जैसे ही बैठेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर शुरू कर देते हैं। 10 दिन पहले लड़ाई हुई है किसी से, तो हम अगर 10 दिन के बाद वो व्यक्ति आता है तो हम बिना निर्गुण स्थिति के उसके साथ बात करे हुए हम बायस्ड होकर उसके साथ बिहेवियर करते हैं। तो क्या ये बिहेवियर सही है या नहीं है, ये पार्ट एक्सटर्नल एनलाइटनमेंट का है। अब जो मनोमय कोश है उसके बाद आता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर होता है कि जब हम संचित कर्म, जो हमारा पूरा आकाशिक रिकॉर्ड है, जब हम अपने बहुत सारे लाइफ टाइम में संचित करते हैं अपने कर्मों को, उसमें से एक लाइफ टाइम में हम अपने प्रारब्ध कर्मों के साथ आते हैं। प्रारब्ध कर्म का मतलब ये हो गया कि हमें कुछ जीवन में सीखना है। वी आर हेयर फॉर टू लर्न द लेसन्स। हम यहाँ पे कुछ पाठ सीखने के लिए आए हैं, कुछ पाठ सीखने के लिए आए हैं। जैसे हमारा जो अहंकार शरीर है, अहंकार शरीर के अंदर क्या होता है, अहंकार शरीर होता है कि हमारा बिहेवियर, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो विजन है, हमारे जो एटीट्यूड है, इट इज ऑल द पार्ट ऑफ अहंकार शरीर। तो ये अहंकार शरीर को हम चेंज करने के लिए आते हैं, हम सीखने के लिए आते हैं। अब हम अगर सीखना चाहते हैं तो जो चौथा शरीर है, जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर है कि जिसमें हम अपने आप को बदलना चाहते हैं और साथ में सीखना चाहते हैं। एक लाइफ टाइम में हम एक पार्टनर के साथ होते हैं, पर हो सकता है दूसरे लाइफ टाइम में हम उस पार्टनर के साथ ना हो। एक लाइफ टाइम में हम इसी सास ससुर के साथ हैं, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ टाइम में हम ना हो। बहुत सारे जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं और बहुत सारी जो साइंटिफिक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की बुक हैं, अगर डॉक्टर ब्रायन वाइस की बात करें हम, या डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड की, कि हम कौन थे पिछली लाइफ में, हम आज कौन हैं, हम जो बॉडीज अलग अलग लेकर आते हैं, वो जो सीखना है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि हम अपने आप को फिजिकल बॉडी समझें। तो जो कारण शरीर है दैट इज द कॉजल बॉडी, वो चौथा शरीर है। उसके बाद पांचवा शरीर आता है द स्पिरिचुअल बॉडी, तो महाकारण शरीर। महाकारण शरीर होता है कि जब हम अपने कारणों को समझने लगते हैं और उसके बाद हम रिलीज की तरफ चलते हैं, एक हम उस तमस गुण से, रजस गुण से, सत्व गुण से निर्गुण स्थिति की तरफ चलते हैं। तो जब हम सत्व गुण आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सबके प्रति, अपने परिवार के प्रति प्रेम का भाव आ जाएगा। कोई बात नहीं अगर इसने नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं है यार उसने बोल दिया तो, कोई बात नहीं अगर उसने बुराई कर दी तो। क्यों? क्योंकि हम सत्वगुण की तरफ जा रहे हैं। अरे बाहर कोई एक भूखा है, उसको चलो खाना दे देते हैं। बाहर अगर कोई कुत्ता भूखा है तो आपके गेट के ऊपर बहुत सारे कुत्ते आज की डेट में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप खाना डालते हो। ये है सत्वगुण। और उसके बाद आता है विश्वमय शरीर। विश्वमय शरीर का मतलब कि आप अभी जहां पर बैठे हैं, क्या आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में हैं या अभी मन चल रहा है। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हमें चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है उसकी फीलिंग होने लगती है, आपको उनकी वाइब्रेशंस आने लगती हैं, आपको उसकी सेंसेशंस आने लगती हैं कि अच्छा मेरे चारों तरफ जो नेचर है वो नेचर कितना प्यारा है। आपको हर फूल प्यारा लगने लगेगा अगर आप विश्व में शरीर में आ जाएंगे। आपको हर पौधे से प्यार हो जाएगा, आपको हर पशु से, पक्षी से प्यार हो जाएगा। वहां पे पाप और पुण्य का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। आप किसी गाय को रोटी दे रहे हैं, भैंस को रोटी दे रहे हैं, कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, बकरी को रोटी दे रहे हैं, आपके मन में कोई भेद नहीं है, वहां पे भेद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाप और पुण्य के खेल में ही लगे हुए हैं कि ये मैं गाय को रोटी देने से पुण्य कमाएंगे या भैंस को रोटी देने से पुण्य नहीं मिलेगा, तो ये मेरे हिसाब से बेवकूफी है। स्पिरिचुअलिटी में तो यही परिभाषा है। तो हमें तो हर विश्व में शरीर का मतलब है कि हर किसी की रिस्पेक्ट करना, हर किसी की रिस्पेक्ट। चिड़िया है तो भी, तोता है तो भी, और कोई इंसान है तो भी, और कोई जानवर है तो भी। इस पाप पुण्य के भेद से निकलेंगे तभी हम स्पिरिचुअल हो पाएंगे। नो भेद। अब उसके बाद आता है लास्ट जो बॉडी है वो है निर्वाण में शरीर। निर्वाण में शरीर वो होता है जब आपके पास एनलाइटनमेंट आने लगता है, उसके बाद आपके मन में ये बात आने लगती है कि यार
छोटी सी जिंदगी है, और इस छोटी सी जिंदगी में अगर हम किसी का हेल्प कर पाए तो अच्छा है। क्या है हम यहाँ पर? वी आर नथिंग। जब मुंह से ही निकलने लग जाए कि वी आर नथिंग, हम तो कुछ भी नहीं, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी गैलेक्सीज में, इतने बड़े इन पूरे भूमंडल में, पूरी जो हमारी सोलर फैमिली है, इसमें अगर पूरी धरती पे इतने करोड़ों करोड़ों लोगों को देखने के बाद वी आर नथिंग, हम तो कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया है? अगर मैंने गाय की सेवा कर दी, क्या कर दिया? मेरे को तो बस अंदर से खुशी है कि मैंने गाय की सेवा की है। अगर मैंने अपने किसी बुजुर्ग की सेवा कर दी तो अंदर से आएगा कि चलो यार, मैंने इस जन्म में ये सेवा तो की। तो जब अंदर से ये भाव अपने आप मुंह से निकलने लगे कि वी आर नथिंग, वी आर नथिंग, क्या कर दिया? पहाड़ तोड़ दिया। मेरे को पहले लगता था कि जब मैं मेडिटेशन में नहीं आई थी तो टॉपर थी एमडी यूनिवर्सिटी की, तो अहंकार आ गया, अहंकार आ गया कि मैं टॉपर हूँ। ये अहंकार अहंकार बनने लगा कि अच्छा मैंने तो बहुत पढ़ाई की है। शादी के बाद भी अहंकार कुछ सालों तक रहा कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं टॉपर हूँ। लेकिन जैसे पता लगा कि स्पिरिचुअलिटी में अहंकार शरीर को तो खत्म करना है, खत्म हो गया वो अपने आप। वो अहंकार शरीर खत्म होने के बाद ये फीलिंग आई कि वी आर नथिंग, हम है ही नहीं यहाँ पर। फिजिकल बॉडी तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो जो पढ़ाई है, एक भौतिक शिक्षा है, उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ इतना ही है कि हमें डेली का अभ्यास करना है। और अभ्यास क्या करना है? बहुत सिंपल है कि अभी हम करते हैं 5 मिनट एक अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने के बाद बस इसको समाप्त करेंगे क्योंकि 5:10 हो गए हैं। तो हम अभी आंखें बंद कर लेंगे, चश्मा उतार के एक तरफ रख देंगे। जहां पे भी बैठे हैं, जिस भी स्थिति में है, कुर्सी पे, सोफे पे, बेड पे, नीचे, कहीं पर भी हैं, आप आराम से बस बैठ जाइए और कुछ भी नहीं करना। बस आंखें बंद कर लीजिए और 10 मिनट के लिए हम अपने आप से जुड़ेंगे। आंखें बंद, हाथ में हाथों को क्रॉस कर लीजिए और पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। लंबे पैर करके भी क्रॉस कर सकते हैं और आलती पालती मार के भी क्रॉस कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस। बस अब 10 मिनट आंखें नहीं खुलेंगी। अपनी ही पूरी बॉडी को देखना है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बस अपनी पूरी बॉडी को देखना शुरू करिए। आंखें नहीं खुलेंगी 10 मिनट तक। सिर, माथा, पूरा चेहरा, गला, छाती, कमर, हाथ, नीचे का पूरा पेट और पूरी टांगे और पूरा शरीर। पूरे तरीके से अपने उस फिजिकल बॉडी को देखिए, अंदर ही अंदर प्रेक्षा करिए। आराम से रिलैक्स, बिल्कुल आनंद की स्थिति, प्यार की स्थिति, सूफी बनने की स्थिति। और धीरे धीरे अपनी सांसों की आने और जाने की जो गति है उसको महसूस करते रहिए। जब तक मैं 10 मिनट तक एक म्यूजिक लगाऊं, आपको आराम से उस अपने आने और जाने की सांस आ रहा है और जा रहा है। बस कोई गहरा सांस नहीं, कोई छोटा सांस नहीं, कोई गर्म सांस नहीं, ठंडा सांस नहीं। जैसा आपके पास आपका सांस है वैसा ही, बस आराम से बाहर से भीतर और भीतर से बाहर। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ आते हैं, वैसे वैसे आपके विचार कम होने लगेंगे। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस,
बाहर से अंदर जाती हुई सांस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है। और अंदर के इस छोटे से ब्रह्मांड शरीर से हमारी ऊर्जा बाहर भी निकल रही है। आप जैसे ही अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, आपके मन के विचार कम होने लगते हैं। या तो विचार है या फिर आपकी सांसें। अपनी ही सांसों के साथ रहते हुए आप अपने मन से और आप अपने मन के विचारों से अलग होने लगते हैं। जैसे जैसे आप अपने मन के विचारों से अलग होंगे, शून्यता की तरफ जाएंगे, आपके अंदर, आपके प्राणमय शरीर में, आपकी वाइटल बॉडी में आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ने लगेगी। सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सांसों के साथ। जैसे ही आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, आपके हार्मोन्स, तीसरी आंख, पिनियल ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत ही आसान है। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे।
आंखें नहीं खोलेंगे अभी, आंखें बंद ही रहेंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई सांस के साथ ही रहेंगे। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, वैसे वैसे हमारे मन के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है, यही ध्यान की बीच की सीढ़ी है और यही ध्यान की आखिरी सीढ़ी है। अनेक योगियों ने, ध्यानियों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, हनुमान जी ने, महादेव ने, महादेवी ने, सभी ने सिर्फ इसी ध्यान के माध्यम से अपने आप को जाना और अपने आप को उस आत्मा से, उस परमात्मा की स्थिति में लेकर गए। ये आत्मा से परमात्मा की यात्रा बहुत खूबसूरत है और हम सबको वहीं जाना है। इस परमात्मा की यात्रा पर हमें निकलना है। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने प्यार से दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने चेहरे पर से अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो सभी का थैंक यू वेरी मच। आप सब ने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया और थैंक यू रमा मैम कि आपने एक मौका दिया बताने का कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनलाइटनमेंट होती है वो क्या होती है। और इसके बारे में अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप चैट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर संगीता जी, जी डॉक्टर संगीता जी, अगर अभी फिलहाल आपसे कोई क्वेश्चन अगर करना चाह रहा है तो क्या वो कर सकता है? 5 मिनट कर सकते हैं मैम, क्योंकि अभी 5:30 फिर मेरे दूसरे सेशंस शुरू हो जाएंगे। तो आप 5 अच्छा, मिनट प्लीज पूछ ठीक है लीजिए। फिर ये हाँ पूछिए मैम, 5-7 अगर मिनट हम पूछ आप सकते हैं। बहनों किसी का क्वेश्चन है संगीता जी से, डॉक्टर संगीता से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई आपको मेडिटेशन कैसा लगा? पहले तो आप ये बताइए कि 10 मिनट आपको कैसा लगा सभी को? ये तो बहुत बहुत अच्छा लंबा लगा। पड़ जाएगा अगर सभी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ संगीता। हाँ संगीता मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं एक अल्टीमेट थैंक्स करना चाहूंगी नए तरीके से मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। थैंक और यू। इस 15 अगस्त की इस इवनिंग पे ये एक मेमोरेबल टाइम है हमारे इस ग्रुप के लिए कि आपने वो दिया है जिसको लोग सालों साल प्रैक्टिस करके नहीं सीख पाते, और पूरे साइंटिफिक फॉर्म में आपने दिया है। और जब वेरी मैंने गुड अनीता जी। कल प्रोफाइल आपका देखा था तो मुझे पता नहीं क्यों अपने आप से कनेक्टिविटी हुई, आपसे थॉट आते रहे कि मैम का सेशन लेना है, मैम का सेशन लेना है। जब मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल पे सुना तो मैं तो वेरी आपका गुड, वेरी गुड। एवरी सेशन आईडी हमारे ग्रुप में आप शेयर करना, और सभी बहनों की तरफ से भी और सबसे ज्यादा रमा दीदी की तरफ से भी, क्योंकि इतने सहज और सरल तरीके से इस साइंस को समझाना, मेडिटेशन को कराना इम्पॉसिबल है। जिसको बड़े बड़े ग्रुप्स पैसे थैंक लेके यू अनीता सिखा जी। रहे हैं, जबरदस्ती सिखा रहे हैं, जो कि ये ऑटो है, ये ऑटो है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको सिर्फ चैनलाइज करना है समझ की कि मैं करूं क्यों। जी तो मजा आ गया, सच में मजा आ गया। सही संगीता बात मैम है। वेरी वेरी थैंक्स और सलाम है आपको, आपकी इस, मैं कहूंगी आपके इस जोश को, आपके इस डेडिकेशन को जो आपने इतना सहज होकर हमारे पूरे ग्रुप को दिया और सभी बहनों को दिया। धन्यवाद। संगीता थैंक जी, यू। डॉक्टर संगीता जी जी, जी एक बार आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी सभी बहनों के लिए। आज का आपने ये बहुत प्रेरणादायक सेशन रहा, सबको बहुत प्रेरणा मिली है इससे।
और सचमुच बड़ा अद्भुत रहा ये आज का प्रोग्राम, और सभी बहुत इससे अभिभूत भी हो गए हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सभी बहनों की ये चाहत होगी कि वो अब आपसे इससे जुड़ के इस तरह के ये आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे। सब हम बाद में आपसे बात करेंगे, कुछ ना कुछ टाइम लेंगे। और हमारी गुजारिश है आपसे कि वीक में 2 बार तो आप हमें ऐसे मौके जरूर दें। आपका मैं जानती हूँ कि बहुत टाइट शेड्यूल है, लेकिन हम सबकी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कैसे भी टाइम निकाल के आप, ये हम जितने लोग हैं इनके लिए, आप तो हमारे ग्रुप की शान है, तो इस ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ आपका बनता है सहयोग। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज हमारे लिए भी कुछ, हमारी बहनों के लिए एक टाइम सेट करें जरूर, वीक में 2 बार। ठीक है। थैंक यू मैम। डॉक्टर संगीता जी, डॉक्टर पुष्पा धनखड़ बोल रही थी। हाँ आपका जी, बहुत बहुत नमस्ते। दिल से धन्यवाद कि आपने थैंक यू। हम लोगों को, जो हम उम्मीद कभी कर ही नहीं सकते थे कि इतना अच्छा मेडिटेशन हम कर पाएंगे। मैंने पहले कई बार ट्राई किया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आगे आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के हम लोगों को अपनी बहुत कुछ जो हमारे में कमियां है या हम नहीं ज्वाइन कर पाते, मन नहीं लगा पाते, उसके बारे में हम आपसे सीखेंगे। और कुछ जरूरत हुई तो हम आपको डायरेक्ट फोन से या चैट करके आपसे मार्गदर्शन लेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू पुष्पा मैम। मैम मैं बस लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो जो मेडिटेशन है, आपको जब समय मिले, जब भी खाना खाने के बाद, खाने से पहले, सोने से पहले, सोने के उठने के बाद, या जब आपके पास समय होता, आप काम करके थक जाते हैं, तब बस आपने सोफे पे बैठ के आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ रहना है। बहुत सिंपल है मेडिटेशन। और जैसे जैसे आप बैठेंगे, सांस के साथ जुड़ेंगे, तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो जरूर हम इस बात को शेयर करेंगे एक जूम के माध्यम से, जैसे आप सबने कहा कि एक जूम के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे। और हफ्ते में एक क्लास हम, या 15 दिन में एक क्लास हम रखेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं ये इतने डीप हैं। बिना, वही कहते हैं ना कि अगर आपने बांसुरी सीखनी है, हारमोनियम सीखना है, तो आपको अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो अभ्यास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली 10 मिनट 15 मिनट बैठिए मेडिटेशन में। आप म्यूजिक के साथ बैठिए, अपनी सांसों के साथ बैठिए, आपको जैसे अच्छा लगे। आप यहाँ से बंधन मुक्त होने के लिए आए हैं, बंधन में फंसने नहीं आए हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप कितनी देर मेडिटेशन करते हैं। अमूमन तो ये होता है कि जैसे 50 साल की, मैं अभी 52 साल की हूँ, तो 52 मिनट मेडिटेशन इम्पोर्टेंट होता है। बट फिर भी यहाँ पर हम अपनी इच्छा से जीने के लिए आए हैं। तो आपकी इच्छा है, आप कितने मिनट आंख बंद करके खुशी से बैठ सकते हैं, वो आपको देखना है। आप 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप जितनी देर में आंखें बंद करेंगे, आप 100% आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। एक चीज हो गया। और दूसरी चीज ये हो गई कि जो ये सुमित है, इनका एक टीम है, ये हमें बुलाते हैं एज ए स्पीकर। तो ये जो YouTube चैनल है, इसमें हम भी सहयोग करते हैं। तो ये YouTube चैनल में सैटरडे और संडे को यूथ के प्रोग्राम देते हैं हम, 11 बजे से 12:15 बजे तक, सैटरडे और संडे को मॉर्निंग में। तो यूथ के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, माता पिता हैं, वो जुड़ते हैं। तो इस YouTube के लिंक के जरिए भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, तो YouTube के जरिए भी जान सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और है, बस लास्ट कुछ फ्यू सेकंड के लिए, कि इसमें हमने तुम शाश्वत हो, एक भगवत गीता के ऊपर कुछ कुछ हरियाणवी भाषा में कोट्स डाली हैं कि जो आप सुनेंगे इस YouTube पर, तो तुम शाश्वत हो, इसमें 2-2, 3-3 मिनट का एक एक श्लोक का रेफरेंस दिया है। दूसरे अध्याय का, अभी तीसरे अध्याय का जारी है रिकॉर्डिंग। तो उसमें ये दिया है कि आप अपनी भाषा में उस गीता को कैसे समझ सकते हैं, उसी के बारे में विस्तार से बताया गया है, 2-2, 3-3 मिनट का। तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप जरूर से जरूर आप हमारे साथ साझा करिए। और कोई सुझाव है, कुछ हम और नया डाल सकते हैं, कुछ और नया सीख सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके डोर्स हमेशा 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 खुले हैं। आप कुछ भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच।
सभी को मेरी तरफ से मैं तो नतमस्तक हूँ कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू Thank you सो मच, so थैंक यू वेरी मच संगीता जी। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच संगीता जी, आपने बहुत ही अच्छा सेशन को बिल्कुल रंग में रंग दिया। और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही रमा राठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज ये सेशन उनके द्वारा किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि इस सेशन की आप रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीएमसी हरियाणवी पर भी देख सकते हैं। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं हम आपसी सलाह से कि कब होगा अगला सेशन। तो आप सभी को मेरा बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सुमित, थैंक यू Thank सुमित। you. Thank you.